Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. आज हम आपकी हिस्ट्री बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑफिशियल आर्काइव्स के बारे में कि कौन कौन से ऑफिशियल आर्काइव्स थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने क्या किया। तो हम कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें करने वाले हैं और इस चैप्टर का आज हम पार्ट 1 देखेंगे। इसमें क्या है, सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। In this chapter you will see what colonial rule meant। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि colonial rule था क्या, उसका क्या मतलब था। To those who lived in the countryside, यानी कि किन के लिए क्या मतलब था, जो लोग कंट्री साइड यानी कि गांव और शहर, छोटे छोटे गांव और शहर में रहते थे, उनके लिए colonial rule कैसा था। We will look at the way the English East India Company, अब कौन आई थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एस्टैब्लिश्ड इट्स राज, और कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना जो रूल, अपना जो राज है वो एस्टैब्लिश किया इन द कंट्री साइड, इम्प्लीमेंटेड इट्स रिवेन्यू पॉलिसीज, कैसे उन्होंने नई रिवेन्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, व्हाट दीज पॉलिसीज मेंट, इन पॉलिसीज का क्या असर हुआ अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल पे, एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ, और कैसे उनकी एवरीडे लाइफ में चेंज आया। वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट दी सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट दीज हिस्ट्रीज, यानी कि हम उन सोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे जहां से हमें इस सब के बारे में पता चलता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ी इस हिस्ट्री को रीड करते टाइम। यू विल रीड अबाउट द रेवेन्यू रिकॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में, एंड सर्वेज, जर्नल्स एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय सर्वेयर्स, जिन जिन लोगों ने सर्वे करा उनके जो जर्नल्स थे जो वो छोड़ के गए हैं, और जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स थे उनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी इंक्वायरी कमीशन ने लिखा है। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल एंड दी जमींदार्स। अब हम बात करेंगे बंगाल की और वहां के जमींदार्स की। एज यू नो, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, यानी कि कॉलोनियल रूल की शुरुआत ही कहां से हुई थी, बंगाल से हुई थी। इट इज देयर दैट द अर्लीस्ट attempts were made to record to reorder rural society, यानी कि जो colonialism जो एस्टैब्लिश हुआ था वो बंगाल से हुआ था, और बंगाल की जो रूरल सोसाइटी थी उसको रीऑर्डर करना, यानी कि फिर से रीशेप करने का काम किया था ब्रिटिशर्स ने, एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रेजीम, एक न्यू रेजीम यहाँ पे सेटअप करी थी। एक न्यू रेजीम मतलब एक नया शासन इन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, ऑफ लैंड राइट्स एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ये लोग दो चीजें इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने। सबसे पहले थी लैंड राइट्स वाज फर्स्ट, एंड द सेकंड वाज द न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने यहाँ पे लाने की कोशिश करी थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे एन ऑक्शन इन बुर्दवान। अब बुर्दवान एक जगह है, ठीक है, अब वो कहाँ पड़ती है, वेस्ट बंगाल में पड़ती है, तो वहां पे एक ऑक्शन हुआ, ठीक है। अब ऑक्शन वो क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये 1797 की बात है। ऑक्शन हुआ एक बुर्दवान में, बुर्दवान अभी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जिसको बर्धमान भी कहा जाता है। इट वॉज अ बिग पब्लिक इवेंट। अब ये जो ऑक्शन था ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। अ नंबर ऑफ महल्स, यानी कि बहुत सारी एस्टेट्स held by the राजा ऑफ बुर्दवान वर बीइंग सोल्ड, यानी कि जो राजा के पास बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स थी, महल्स थे, उनको ऑक्शन किया जा रहा था। ऑक्शन मतलब पब्लिकली उनको बेचा जा रहा था सेल के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रख दिया था जो कि हर जमींदार को देना ही देना था, ठीक है। द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। अब ये ऑक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां के जो किंग हैं वो जो ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू रखा था उसको पे नहीं कर पाए, तो ब्रिटिशर्स अपना पैसा कैसे ले रहे थे, उनकी चीजों को ऑक्शन करके, नीलाम करके, बेच के उनकी चीजों को अपना मनी रिकवर कर रहे थे। न्यूमरस परचेजर्स केम टू द ऑक्शन, अब उस ऑक्शन में बहुत सारे परचेजर्स आए हुए थे, एंड द एस्टेट सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और एस्टेट किसको बेची जा रही थी, जो कि हाईएस्ट बिड दे रहा था, हाईएस्ट बिड लगा रहा था, हाईएस्ट पैसे ऑफर कर रहा था। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू दी टेल, लेकिन जब कलेक्टर को क्या पता चला इसमें तो कुछ धोखेबाजी हो रही है। मेनी ऑफ द परचेजर्स टर्न्ड आउट टू बी सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा। क्या पता चला कि जिस राजा की चीजें
ऑक्शन करी जा रही थी। जो ऑक्शनियर्स थे, जो लोग वहां पे बैठे थे, जो कि खरीद रहे थे चीजों को, वो राजा के ही अपने लोग थे, राजा के ही सर्वेंट्स और एजेंट्स थे, हु हैड बॉट द लैंड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर, जो कि अपने मास्टर यानी कि राजा के बिहाफ पे लैंड वापस खरीद रहे थे। ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्टिशियस, यानी कि आधी से ज्यादा 95% जो सेल हुई थी ऑक्शन में वो फिक्टिशियस मतलब पहले से ही प्लान्ड थी। अब बात करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अब अनपेड रेवेन्यू, अब जो राजा रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे उनको उनसे कैसे कलेक्ट कर रही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है रेवेन्यू। The estates of the Burdwan Raj were not only the ones sold during the closing years of 18th century. अब बुर्दवान राज तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी एस्टेट्स थी जो रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रही थी। ओवर 75% ऑफ जमींदारी चेंज हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि 75% जमींदारी का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया था। इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट सामने लाया, परमानेंट सेटलमेंट रखा, और उसमें वो क्या चाहते थे कि ये जो बंगाल में जो प्रॉब्लम आ रही है, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे वो लोग, शायद उसको सॉल्व किया जा सके। By the 1770s, the rural economy in Bengal was in crisis. धीरे धीरे रूरल इकोनॉमी जो थी बंगाल की वो क्राइसिस में आने लगी, बहुत वीक होने लगी, विद रिकरेंट फेमाइन्स एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स, यानी कि फेमाइन वहां पे बार बार आ रहा था जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छी नहीं हो पा रही थी और लोगों में बहुत ज्यादा पॉवर्टी प्रिवेल करने लगी। ऑफिशियल्स फेल्ट दैट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट could all be developed by encouraging investment in agriculture। अब ऑफिशियल्स को क्या लगा कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और जितनी भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको अगर बढ़ाना है तो हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना होगा। अब ये कैसे हो सकता था? बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। अब उन्होंने सोचा कि हम रेवेन्यू को फिक्स कर देते हैं कि इतना ही रेवेन्यू हम सबसे लेंगे। द प्रोसेस ऑफिशियल्स होप्ड would lead to the emergence of class of yeomen। अब उनको क्या लगा कि इस प्रोसेस से शायद लोग अपना खुद का काम करने लगे, सेल्फ वर्किंग क्लास। yeomen क्या होती है? सेल्फ वर्किंग क्लास होती है, तो शायद उनको लगा कि अब लोग अपना खुद का काम करने लगेंगे रेवेन्यू पे करने के लिए। farmers and rich landowners who would have the capital and enterprise to improve agriculture, उनको लगा कि शायद अब फार्मर्स और रिच लैंड ओनर्स सामने आएंगे जो कि अपना रेवेन्यू दे पाएंगे। The problem however lay in identifying individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue। अब बात थी ऐसे लोग ढूंढने की जो कि एग्रीकल्चर को अच्छा भी कर सकते थे और रेवेन्यू भी पे कर सकते थे। The permanent settlement was made with the rajas and talukdars of Bengal। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक परमानेंट सेटलमेंट कर लिया, किसके साथ? वहां के राजास के साथ और तालुकदार्स के साथ बंगाल के। दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार्स। अब उनको क्या कहा जाने लगा? जमींदार्स कहा जाने लगा, एज दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी, यानी कि जो भी अब रेवेन्यू फिक्स हुआ था अब उनको वो पे करना पड़ेगा। द जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर। अब जमींदार लैंड ओनर नहीं होता था विलेज का, बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके बिहाफ पे इसको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। किसको? जमींदार को। जमींदार हैड सेवरल विलेजेस अंडर देम, समटाइम्स एज मेनी एज 400। एक जमींदार के अंदर कम से कम 400 विलेजेस आते थे जहां के फार्मर्स से उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। किसके बिहाफ पे? ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर एस्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। अब क्या करती थी कंपनी? फिक्स कर देती थी कि इतनी जगह से आपको रेवेन्यू लेके आना है। द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। अब जमींदार क्या करता था? रेंट लेता था अलग अलग विलेजेस से, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी, रेवेन्यू दे देता था कंपनी को, एंड रिटेन द डिफरेंसेस एज हिज इनकम, और इसके बदले में उसको थोड़ा सा पोर्शन या फिर थोड़ी सी इनकम उसको मिल जाती थी। He was expected to pay the company regularly, यानी कि उसको रेगुलरली जितना भी मनी उसने एक्सट्रैक्ट किया है वो उसको कंपनी को देना होता था, और अगर वो नहीं दे पाता था his estates could be auctioned। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसकी एस्टेट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके अपना रेवेन्यू लेती थी। अब बात करेंगे व्हाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। अब जमींदार्स ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने पेमेंट्स नहीं दी? ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा? Company officials felt that a fixed revenue demand would give zamindars a sense of security।
अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को तो यही लगा कि अगर एक फिक्स रेवेन्यू कर देंगे तो शायद जमींदार्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी कि हाँ इतनी बंधी हुई इनकम तो हमें हर मंथ मिलेगी ही मिलेगी, एंड अश्योर्ड ऑफ रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, और उनको ये भी लगा कि हाँ हमें भी अब क्या कहते हैं रिटर्न्स मिलेंगे जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसके। लेकिन क्या हुआ, जमींदार्स रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड। लेकिन जमींदार्स रेवेन्यू डिमांड पे ही नहीं कर पाए, वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे, फार्मर्स से पैसे लेके आ ही नहीं पा रहे थे, एंड अनपेड बैलेंसेस अक्यूमुलेटेड, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं उन पे जो लोन था वो बढ़ता चला गया, जो बैलेंस था वो बढ़ता चला गया। अब इसके क्या रीजन थे? द रीजंस फॉर दिस फेलियर वर वेरियस। अब क्यों नहीं पे कर पा रहे थे वो? फर्स्ट, द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। जो स्टार्टिंग की जो डिमांड्स थी रेवेन्यू की वो बहुत ज्यादा थी। दिस वाज बिकॉज इट वाज फेल्ड दैट इफ द डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर ऑल टू कम, for all time to come, the company would never be able to claim a share of increased income. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि अगर हमने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया तो हम कभी उसको इन फ्यूचर बढ़ा ही नहीं पाएंगे। फ्रॉम लैंड व्हेन प्राइसेस रोज एंड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड, यानी कि उस टाइम पे तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा जब कल्टीवेशन अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि हम तो फिक्स कर देंगे, फिर लोग हमसे कहेंगे अब आप रेवेन्यू क्यों बढ़ा रहे हो। To minimize this anticipated loss, the company pegged the revenue demand high, arguing that the burden on zamindars would gradually decline. इसी वजह से पहले से ही ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा रखी। As agriculture production expanded and prices rose, जिसकी वजह से जो सारा बर्डन था किस पे आ गया था? जमींदार्स पे आ गया था। This high demand was imposed in 1790s की ये बात है, a time when the prices of agricultural produce were depressed. अब ये जो रेवेन्यू डिमांड भी उस टाइम बढ़ाई गई जब एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का प्राइस ही बहुत कम था, मेकिंग इट, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो फार्मर्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो इन ड्यूज को दे पाए जमींदार्स को। द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल। अब जो रेवेन्यू था इनवेरिएबल था रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि रेवेन्यू तो देना ही देना पड़ता था चाहे हार्वेस्ट हो या ना हो, एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, और हर बार जैसे मैंने बताया उनको देना ही पड़ता था। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, अब एक लॉ था, कौन सा? सनसेट लॉ। अब सनसेट लॉ क्या था? अब इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ स्पेसिफाइड डेट, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट होती थी और उस डेट की शाम तक, जब तक सनसेट नहीं होता तब तक रेवेन्यू लाके देना होता था, और अगर रेवेन्यू नहीं लेके आ पाए जमींदार, द जमींदारी वाज लायबल टू बी ऑक्शन, तो उसकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाएगा। अब फोर्थ क्या था? द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार्स, यानी कि जो जमींदार्स की पावर थी वो कम हो गई थी। इससे जमींदार्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रियॉट एंड मैनेज हिज जमींदारी। अब ये जमींदार पे डिपेंड करता था कि वो कैसे मैनेज करेगा, लेके आएगा किस तरीके से उनसे इनकम, ताकि उसकी जो जमींदारी है वो बनी रहे। अब बात करेंगे, द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार्स एज इंपॉर्टेंट बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये समझ चुकी थी कि विलेज लाइफ में जमींदार्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जमींदार्स को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी, वो क्या चाहती थी कि जमींदार्स की जो ऑटोनॉमी है, वो पावर है, किसी तरह कम हो जाए। जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस, यानी कि अब जो जमींदार की पावर थी किसके पास चली गई थी? लोकल पुलिस के हाथ में चली गई थी। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एंड ऑफिसर ऑफ जमींदार यूजुअली द अमला केम अराउंड द विलेज। अब जब भी रेंट को कलेक्ट करना होता था तो जमींदार का एक ऑफिशियल जाता था रेंट कलेक्ट करने विलेज में। एट अदर टाइम्स रियॉट्स डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, कभी कभी तो जो फार्मर्स होते थे वो जान के पेमेंट नहीं देते थे जमींदार को। रिच रियॉट्स एंड विलेज हेडमैन, जोतेदार्स एंड मंडल्स, अब जो विलेज का हेड होता था कौन? जोतेदार्स और मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल, क्योंकि उनको तो बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ अब तक जिस जमींदार ने हमें एक्सप्लॉइट किया है अब हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारे पास एक चांस है उसको एक्सप्लॉइट करने का। तो जानबूझ के उसको रेवेन्यू नहीं देते थे ताकि वो सारा बर्डन किस पे आ जाए? जमींदार के ऊपर आ जाए। And with this we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का यहीं पे एंड होता है। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे
पढ़ेंगे किसके बारे में, द राइज ऑफ जोतेदार्स के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।